हाय दोस्तों। बीआरबीएल का यूनिट 3 पार्ट 3 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। टॉपिक हमारा मेंटेनेंस ऑफ कैश रिजर्व। जैसा कि आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स, आरबीआई की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बैंकों को सीआरआर, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों को मेंटेन करना होता है। ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पे सीआरआर आरबीआई चेंज करता रहता है, इसी हिसाब से बैंकों को सीआरआर को मेंटेन भी करना होता है। जो आपके शेड्यूल्ड बैंक है, शेड्यूल्ड बैंकों को एज पर सेक्शन 42, जो आरबीआई का एक्ट, जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसके सेक्शन 42 के हिसाब से जो शेड्यूल्ड बैंक है। अब शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं वो हम नीचे देखेंगे फ्रेंड। शेड्यूल्ड बैंक जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में कुछ बैंकों को ऐड किया गया। आरबीआई एक्ट 1934 के जो कुछ सेकंड शेड्यूल में कुछ बैंकों को ऐड किया गया, तो उन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक बोला जाता है। ठीक है, सो आरबीआई का जो एक्ट है उसके सेक्शन 42 के हिसाब से शेड्यूल्ड बैंकों को सीआरआर रखना पड़ता है। और जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन होगा फ्रेंड्स? नॉन शेड्यूल्ड बैंक उनको बोला जाएगा जो कि सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड नहीं है। तो जो बच जाएंगे, सेकंड शेड्यूल में नहीं आ पाएंगे बैंक, उनको नॉन शेड्यूल बोला गया है। तो उनके लिए सेक्शन 18 है। तो जो शेड्यूल्ड में आता है उनके लिए सेक्शन 42 है, जो नॉन शेड्यूल में आता है उनके लिए सेक्शन 18 है। इस सेक्शन के हिसाब से उनको सीआरआर मेंटेन करना होता है। ठीक है, तो सेक्शन, बस एक बार इन दो सेक्शंस को एक बार देख लेना फ्रेंड्स। कई बार सेक्शन को लेके सीआरआर कौन से सेक्शन के हिसाब से और एसएलआर कौन से सेक्शन के हिसाब से ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन आप याद करके जाइएगा। अब शेड्यूल बैंक किसको बोला गया फ्रेंड्स? जो आरबीआई एक्ट के सेकंड शेड्यूल में आएगा उसको शेड्यूल बैंक बोला गया है। इसके लिए कुछ कंडीशंस है, तो आरबीआई ने कुछ कंडीशंस रखी थी बैंकों को कि अगर आप इस कंडीशन को क्वालिफाई करते हैं तो आप सेकंड शेड्यूल में आ जाएंगे। तो कौन कौन सी कंडीशन थी? बैंकों का जो पेड अप कैपिटल और जो रिजर्व है कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। तो पेड अप कैपिटल और जो रिजर्व है कम से कम 5 लाख का होना चाहिए। बैंक ऐसी कोई भी एक्टिविटी ना करे जो पब्लिक को नुकसान पहुंचाए, जो जनता, जो डिपॉजिटर है, उनके लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए। बैंक या तो कॉर्पोरेटिव बैंक हो, या कंपनी एक्ट के हिसाब से सेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट में डिफाइन हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको नोटिफाई किया हो, या कोई भी और कॉरपोरेशन या कंपनी जो इंडिया के बाहर की हो जिसको फॉरेन लॉ के हिसाब से बनाया गया। तो ये सारी कंडीशंस अगर लागू होती है तो उन बैंकों को सेकंड शेड्यूल में रखा गया और उन बैंकों को शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोला गया है। तो सेम वही लाइन नीचे भी रिपीट की है कि जो बैंकों का जो पेड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल में आपका टीयर 1 टीयर 2 कैपिटल आ जाएगा फ्रेंड्स। एंड रिजर्व मतलब कितना वो पैसा अपने प्रॉफिट में से जमा करते हैं। हमने देखा था ना, बैंक अपने प्रॉफिट से कुछ पैसा एक अलग से अकाउंट पर रखते हैं जिसको रिजर्व बोला गया है। तो रिजर्व फंड सब जोड़ के कम से कम 5 लाख होना चाहिए था। फिर ऐसे बैंक जिनका रिजर्व कम से कम 5 लाख का है, कैपिटल और रिजर्व 5 लाख का है, और वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे पब्लिक को नुकसान पहुंचे, तो उस केस में उस बैंकों को शेड्यूल बैंक बोला गया है। क्वांटम ऑफ कैश, तो इन शेड्यूल बैंकों को एज पर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट के हिसाब से इनको सीआरआर रखना होता है। तो कितना सीआरआर होता है, कैसे होता है, वो हम इसका देखेंगे। ठीक है, तो सीआरआर में एक कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन होती है एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के हिसाब से। तो एक कुछ परसेंट होता है, कुछ परसेंट होता है जो कि आरबीआई डिसाइड करता है, आरबीआई बताता है। तो नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज बैंक का जितना है उनका उतना परसेंट जो है सीआरआर बैंकों को मेंटेन करना होता है। स्टार्टिंग में ये जब शुरू में जो बैंक सीआरआर आरबीआई के पास रखते थे तो उसमें आरबीआई इंटरेस्ट रेट पे करता था। बट बाद में इस एक्ट को अमेंड किया गया और फिर बाद में आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट पे करना बंद कर दिया। तो शुरू शुरू में जो बैंक अपना, मतलब सीआरआर में होता क्या है कि जितना भी सीआरआर का रेट बताया, मान लीजिए 4% बोला, तो बैंकों का जितना भी एनडीटीएल है उसका 4% वो खुद के पास या आरबीआई के पास हर बैंकों का खाता होता है। तो सीआरआर को क्या करना होता है कि हर बैंकों का आरबीआई के पास एक करंट अकाउंट होता है। तो बैंकों को सीआरआर उस करंट अकाउंट में बैलेंस मेंटेन करके रखना होता था। ठीक है, स्टार्टिंग में पहले क्या करता था, आरबीआई इस बैलेंस पे इंटरेस्ट पे करता था, पर बाद में मॉडिफाई किया गया और अब कोई भी इंटरेस्ट रेट बैंकों को नहीं पे करता आरबीआई उस फंड में जो बैंकों के पास आरबीआई ने रखा हुआ है। सो एज ऑन डेट की बात करें फ्रेंड्स, तो कोई भी जो है इंटरेस्ट नहीं पे किया जाता। तो ये जो सीआरआर कैलकुलेट होता है फ्रेंड्स, ये एनडीटीएल यानी बैंकों का एनडीटीएल कितना है उस हिसाब से सीआरआर कैलकुलेट होता है। अगर सीआरआर मान लीजिए बोला है 4%, तो 4% ऑफ एनडीटीएल ऑफ बैंक। सो एनडीटीएल क्या होता है? एनडीटीएल का फुल फॉर्म है नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। अब नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इसमें बैंकों की कितनी टाइम लायबिलिटीज है, कितनी डिमांड लायबिलिटीज है, कितनी अदर लायबिलिटीज है। अब टाइम लायबिलिटीज, डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, ये क्या होता है फ्रेंड्स? लायबिलिटी का मतलब होता है बैंक ने किसी से पैसे लिए और उसको वापस करने, जैसे एफडी का पैसा, आरडी का पैसा। ये बैंक का तो खुद का नहीं है, ये कस्टमर का पैसा है, तो ये होगी टाइम लायबिलिटी जिसका एक स्पेसिफिक टाइम होता है। डिमांड लायबिलिटीज में
करंट अकाउंट में जो पैसा है, सेविंग अकाउंट में जो पैसा है, उसको डिमांड लायबिलिटीज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर जब डिमांड करेगा बैंकों को पैसा पे करना रहेगा, तो ये होता है डिमांड लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज में कुछ और मिसलेनियस पैसा बैंक ने अगर लिया हुआ है तो अदर लायबिलिटीज में आ जाएगा। इन तीनों को जोड़ के आपका बनता है डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज। और अगर बैंक ने किसी और को लोन दिया, जैसे बैंक एक दूसरे को लोन देते हैं, अदर डिपॉजिट, तो जो भी बैंकों ने अदर डिपॉजिट किया होगा, या आप बोल सकते हो डिपॉजिट विद अदर बैंक, डिपॉजिट विद अदर बैंक, अदर डिपॉजिट, या अदर डिपॉजिट किस फॉर्म में बोला गया कि बैंक ने किसी दूसरे बैंक को लोन दिया है, या बैंक ने एक्सिम बैंक के थ्रू रिफाइनेंस, तो अगर बैंक का पैसा किसी और जगह पर डिपॉजिट है, उनको लोन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, उसको माइनस किया जाएगा। तो टाइम लायबिलिटीज, डिमांड लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज को ऐड करके डिपॉजिट विद अदर बैंक को अगर आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। इससे आपका नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज आ जाएगा, और इसी के हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, आपका सीआरआर। ठीक है? तो सीआरआर टाइम टू टाइम बताता है आरबीआई, मतलब वो चेंज होता रहता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहेगा, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, और बैंकों को एनडीटीएल का सीआरआर जो है मेंटेन करना होता है। और सीआरआर का लिमिट कितना है? जो शेड्यूल बैंक है, विदाउट एनी सीलिंग ऑन फ्लोर, मतलब स्टार्टिंग का कोई लिमिट नहीं है। स्टार्टिंग में जो था सीआरआर का मिनिमम 3% था, लेकिन अभी इसको हटा दिया गया। ठीक है? कोई भी मिनिमम मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है, कितना भी ये हो सकता है। ठीक है? तो सीआरआर का मिनिमम नो लिमिट और मैक्सिमम नो लिमिट। स्टार्टिंग में 3% हुआ करता था मिनिमम, बट अब उसको हटा दिया गया। तो बैंकों को सीआरआर कैसे मेंटेन करना होता है? एवरेज डेली बैलेंस के हिसाब से मेंटेन करना होता है। जो बैंकों का फोर्टनाइट, अब फोर्टनाइट क्या होता है फ्रेंड्स, ये हमने पार्ट 2 में देखा था ना। सैटरडे से आप काउंट करो, फ्राइडे नेक्स्ट, सैटरडे से जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, जिसको रिपोर्टिंग फ्राइडे बोला जाता है, तो ऐसे आपके अल्टरनेट 2 हो जाते हैं महीने में, तो उसी को जो है फोर्टनाइट बोला गया है। तो उस हिसाब से आपको एवरेज डेली बैलेंस निकालना पड़ेगा। एवरेज डेली बैलेंस का मतलब हुआ कि ये जो है सैटरडे, आपका सैटरडे है, वर्किंग सैटरडे, सैटरडे फिर संडे, मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, फिर सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, तो ये जो 14 दिन आ जाते हैं, इसमें जो भी आपका बैलेंस है, डे आप क्लोज करोगे, सैटरडे क्लोज करोगे, तो जो भी एवरेज बैलेंस है वो कम से कम 90% उसका होना चाहिए। ठीक है? तो उसका जो है 90% वैल्यू कम से कम सीआरआर के तौर पर मेंटेन करनी है। देखिए लाइन लिखिए कि शेड्यूल कमर्शियल बैंकों को कितना मेंटेन करना होता है? मिनिमम सीआरआर बैलेंस अप टू 90% ऑफ एवरेज डेली बैलेंस। तो जो भी एवरेज डेली बैलेंस आ रहा है, उसका 90% का सीआरआर बैंकों को मेंटेन करना होता है। कब तक? रिपोर्टिंग फोर्टनाइट तक, ऑन ऑल द डेज ऑफ फोर्टनाइट। फोर्टनाइट के डेज कैसे कैलकुलेट होते हैं फ्रेंड्स? फोर्टनाइट में 14 दिन होते हैं आपके। काउंटिंग कहाँ से होती है? सैटरडे से होती है, सैटरडे से फ्राइडे और नेक्स्ट, तो इसको अल्टरनेट फ्राइडे बोला जाता है, क्योंकि अल्टरनेट फ्राइडे पे बैंक रिपोर्टिंग करता है। ठीक है? अल्टरनेट फ्राइडे इसको बोला जाता है। देखिए सैटरडे हुआ, फिर इसको लिख लेते हैं, सैटरडे, फिर आपका हो गया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एक फ्राइडे आया, बट हमें अल्टरनेट लेना होता है। सो सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये आ गया फ्रेंड्स फ्राइडे। इस फ्राइडे के बाद अगला सैटरडे ये हो जाएगा। ठीक है? तो ये जो 14 दिन हुए इस सैटरडे से इस फ्राइडे के बीच में, इनको आप काउंट कीजिए, दोनों डेज को आपको इंक्लूड करना है, तो ये आपका 14 डेज आएगा। चाहे तो आप काउंट कर लीजिए, सैटरडे, संडे, मंडे, 3 हो गया, 8, 9, 10, 11, टोटल 14 डेज यहाँ आता है फ्रेंड्स। तो अल्टरनेट जो फ्राइडे होता है उसको रिपोर्टिंग फ्राइडे बोला जाता है। क्या और इन सब का जो बैलेंस है, मान लीजिए सैटरडे का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आया बैंकों का, मान लीजिए 10,000 आया, तो उसका 90% निकाल लीजिए, तो जो भी वैल्यू आएगी उसका कम से कम 4% अगर सीआरआर है, तो वो बैंकों को उतना बैलेंस आरबीआई के उस अकाउंट में मेंटेन करना होता है। ठीक है? तो फोर्ट नाइट तक ऐसे बैंकों को करना होता है। एवरेज जो बैलेंस है बैंकों को मेंटेन करना होता है, वो रिपोर्टिंग आरबीआई को देनी होती है। अगर मान लीजिए फोर्टनाइट को जब रिपोर्ट कर रहे हैं उस दिन छुट्टी है या हॉलीडे है, तो उससे एक दिन पहले का जो वर्किंग डे है, उस बैलेंस को आरबीआई को मेंटेन करना होता है, उतना बैलेंस बैंकों को मेंटेन करना होता है। तो सेम वही लाइन बार बार उन्होंने पैराग्राफ में लिखी हुई है। और किस किस पे एप्लीकेबल है? तो जैसे आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया, सभी के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो आप आरबीआई को आप रिपोर्ट भेजते हैं, सीआरआर की रिपोर्ट आपने मेंटेन की है, वो रिपोर्ट आप भेजते हैं, तो कुछ फॉर्मेट होता होगा ना, जिस फॉर्मेट में आप रिपोर्ट रिटर्न फाइल करते होंगे। तो जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है उनके लिए फॉर्म ए है फ्रेंड्स, तो ये फॉर्म को लेके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो फॉर्म ए किसके लिए? शेड्यूल कमर्शियल बैंक, आरआरबी, पेमेंट बैंक के लिए। फॉर्म बी किसके लिए? जो आपके कॉर्पोरेटिव बैंक है उनके लिए फॉर्म बी है। फॉर्म आई किसके लिए? जो नॉन शेड्यूल, जो शेड्यूल कॉर्पोरेटिव है उसके लिए फॉर्म बी है। फॉर्म आई किसके लिए? जो नॉन शेड्यूल है। बस आप ये 3 कैटेगरी के बैंकों के फॉर्म्स के नाम याद कर लीजिए फ्रेंड, इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है? तो जो बैंक है उनको
मिनिमम सीआरआर ऑफ नॉट लेस देन 90%। तो जितनी भी सीआरआर की रिक्वायरमेंट है कम से कम 90% तो रखना ही पड़ेगा बैंकों को, ठीक है। ऑन ऑल डेज ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, तो जो रिपोर्टिंग फोर्टनाइट है उनके सारे दिन में जो इसको मेंटेन करना होता है। इंटरेस्ट का क्या सिस्टम है, तो 2006 से पहले मतलब 2006 से पहले क्या करता था कि आरबीआई को अथॉरिटी थी कि जो पैसा शेड्यूल बैंकों ने रखा उस पर वो इंटरेस्ट पे करता था। बट 2006 में इस एक्ट में, आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट किया और बोला कि अब से कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना। तो वो जो प्रोविजन है इंटरेस्ट का उसको हटा दिया गया। अब बैंक जो है, सॉरी, जो आरबीआई है वो सीआरआर के बैलेंस में बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करते। 2006 से पहले इंटरेस्ट पे किया जाता था। रिटर्न की बात करेंगे हम। सो ये तो हमने देखा कि जो बैंक है वो रिपोर्ट करता है आरबीआई को अलग अलग फॉर्म में। रिटर्न अगर हम बात करें तो किस तरह से रिटर्न फाइल होती है, तो जितने भी बैंक है शेड्यूल बैंक, उनको एक रिटर्न फाइल करनी होती है आरबीआई के पास, ठीक है। और 2 ऑफिसर्स का साइन होना चाहिए उस रिटर्न में। तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, वो जो रिटर्न बैंक फाइल करता है आरबीआई के पास, उसमें कितनी डिमांड और टाइम लायबिलिटीज है, एंड बोरोइंग फ्रॉम बैंक से अगर आपने कुछ बोरो किया वो सारी डिटेल्स उसमें आपकी रहती है, ठीक है। आपकी डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज कितनी है, वो सारी डिटेल आपको उस रिपोर्ट में देनी होती है जो आप आरबीआई को सबमिट करते हैं, ठीक है। डिमांड और टाइम लायबिलिटीज में डिफरेंस क्या होता है फ्रेंड्स? डिमांड लायबिलिटी जैसे सेविंग बैंक, करंट अकाउंट का बैलेंस, जो भी कस्टमर डिमांड करेगा इमीडिएट पे करना होगा। टाइम लायबिलिटी जैसे एफडी आरडी, एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पे करना रहता है। तो ये सारे डिटेल, या कोई बैंक ने अगर किसी से लोन लिया है, किसी दूसरे बैंक से बोरोइंग की है, तो वो सारा डिटेल बैंकों को रिटर्न की फॉर्म में आरबीआई को भेजना होता है। और जो आप भेजोगे रिटर्न, उसमें 2 ऑफिसर्स के कम से कम साइन होने चाहिए। द रिटर्न हैज टू बी एज क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन ईच अल्टरनेट फ्राइडे। तो ये रिपोर्ट जो आपका बिजनेस क्लोज होता है अल्टरनेट फ्राइडे, उस दिन आपको देना होता है, एंड नॉट लेटर देन रिपोर्ट की जो डेट है, मतलब ये जो डिटेल है आपका, जो रिपोर्टिंग फ्राइडे होता है, रिपोर्टिंग फ्राइडे कौन सा होता है फ्रेंड? अल्टरनेट जो आपका फ्राइडे होता है ना, उसको रिपोर्टिंग फ्राइडे बोलते हैं। टोटल 14 डेज ही होता है, सैटरडे से फ्राइडे फिर नेक्स्ट फ्राइडे, तो ऐसे 14 डेज का आपका एक फोर्टनाइट जिसको बोला गया। तो उसमें जो आपका अल्टरनेट फ्राइडे है, उस दिन का डेटा आपको भेजना होता है आरबीआई को। और जैसे ही आपका रिपोर्टिंग फ्राइडे का जो भी डेट है, उसके 7 दिन के अंदर अंदर ये डेटा आपको भेजना होता है। मान लीजिए सैटरडे से फ्राइडे आया, फिर नेक्स्ट फ्राइडे, तो ये जो फ्राइडे है ये रिपोर्टिंग होगा, फिर इससे फ्राइडे से नेक्स्ट फ्राइडे ये रिपोर्टिंग होगा। तो इस दिन की डिटेल आपको इस फ्राइडे के 7 दिन के अंदर अंदर आरबीआई को भेजनी होती है। ये इसमें बोला है कि जो भी आपका फ्राइडे है, जो भी आपका फ्राइडे है रिपोर्टिंग फ्राइडे, तो वो डिटेल आपको 7 दिन के अंदर अंदर भेजनी होती है। कई बार इम्प्रैक्टिकल होता है कि बैंकों की लोकेशन ऐसी है जिस पे से वो नहीं भेज पाते, तो उस केस में पूरे मंथ की रिपोर्ट वो एक साथ भेज सकते हैं महीना पूरा होने के 20 डेज के अंदर, ठीक है। अगर हर फोर्टनाइट की रिपोर्ट आप नहीं भेज पा रहे, तो पूरे मंथ की रिटर्न आप एक बार में भेज सकते हैं विद इन 20, महीना खत्म होने के 20 दिन के अंदर अंदर आप ऐसा कर सकते हैं। पेनल्टी, अगर बैंक मान लीजिए जो 90% रखने को बोला ना कि बैंकों को कम से कम सीआरआर का 90% मेंटेन करना होता है, अगर बैंक ऐसा नहीं करता तो क्या होगा? अगर पहली फोर्टनाइट में बैंक ने ऐसा नहीं किया, शॉर्टफॉल पाई गई, तो जो बैंक रेट प्लस 3% का बैंक उसको पेनल्टी लगाएगा। जो भी बैंक रेट चल रहा होगा उसमें 3% ऐड करके पेनल्टी लगेगा। फिर आप नेक्स्ट फोर्टनाइट पे, मतलब जब अगला फोर्टनाइट आया, तब भी आपने यही मिस्टेक रिपीट की, तो बैंक रेट में 5% की पेनल्टी जोड़ के आपको 5% अबव बैंक रेट, तो जो भी बैंक रेट चल रहा होगा तो उसमें 5% जोड़ के आपको पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर तीसरी तीसरी फोर्टनाइट पे भी आपने गलती की तो क्या होगा? जो डायरेक्टर है उनको फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। माना जाएगा कि आप जानबूझ के कर रहे हैं, तो डायरेक्टर पे जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। जो मैनेजर है, डायरेक्टर, उनके ऊपर जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। और आरबीआई बैंकों को रोक सकता है कि तुम अब से कोई फ्रेश डिपॉजिट नहीं लोगे किसी से, इस चीज के लिए भी आरबीआई बैंकों को मना कर सकता है, ठीक है। फाइन भी बैंक को लगा सकता है। अगर आरबीआई इस बात से सेटिस्फाई होता है कि बैंकों के पास सफिशिएंट रीजन था जिस वजह से बैंक डिफॉल्ट किया, तो उस केस में आरबीआई पेनल्टी को वेव भी कर सकता है। तो मतलब पूरा आरबीआई के कंट्रोल में। तो इस तरह से पेनल्टी भी लगाता है आरबीआई जब बैंक प्रॉपर जो है रिपोर्ट नहीं मतलब प्रॉपर जो 90% बोला सीआरआर का, अगर वो मेंटेन नहीं कर रहे आरबीआई के अकाउंट में, करंट अकाउंट में, तो उस केस में आरबीआई पेनल्टी लगाता है। अगर बैंक मान लीजिए मतलब कितने दिन के अंदर बैंकों को पेनल्टी या फाइन पे करना होता है, तो अगर आरबीआई ने पेनल्टी लगाई तो बैंकों के पास 14 डेज का टाइम होता है, 14 दिन का। तो सारा कुछ यहाँ फोर्टनाइट का हिसाब है, तो फोर्टनाइट का ही टाइम आपको मिल जाता है, 14 दिन का टाइम। जब भी नोटिस दिया गया 14 दिन के अंदर बैंकों को पेनल्टी देनी होती है। अगर बैंक ऐसा नहीं करेंगे तो सिविल कोर्ट के प्रिंसिपल को बैंक फॉलो करता है, और जो आरबीआई का आदेश होगा उसको सिविल कोर्ट के आदेश के बराबर माना जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पेनल्टी फाइन। तो जो नॉन शेड्यूल वाले बैंक है, ये तो हमने देखा था शेड्यूल वाले बैंक जो 42 के हिसाब से
सेक्शन 42 के हिसाब से जिन पे CRR मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये देखिए फ्रेंड्स, इसका हमने देखा ना 42। तो जो नॉन शेड्यूल है उनको एज पर सेक्शन 18, तो एज पर सेक्शन 18 जो है नॉन शेड्यूल बैंकों को भी CRR मेंटेन करना होता है। तो वो सारा कुछ आपका नीचे दिया हुआ है कि उनको जो है जो नॉन शेड्यूल वाले बैंक है उनको एज पर सेक्शन 18 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से CRR उनको भी मेंटेन करना होता है RBI के साथ। ठीक है, हर बैंकों का अपना करंट अकाउंट होता है RBI का, तो उस करंट अकाउंट में आपको बैलेंस रखना होता है। The balance maintained should not be less than 3% of demand and time liabilities on the last Friday. कम से कम यहाँ पे 3% बोला है कि नॉट लेस देन 3% ऑफ डिमांड। तो जो भी बैंकों की डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज है उसका 3% से कम बैलेंस बैंकों को मेंटेन नहीं करना होता। और ये कब होता है? सेकंड प्रेसिडिंग फोर्टनाइट। अब सेकंड प्रेसिडिंग फोर्टनाइट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पहली फोर्टनाइट आई, ठीक है, 14 दिनों की जो फ्राइडे था उसका जो नेक्स्ट फ्राइडे उसका आपको जो है डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज उस दिन का कैलकुलेट करना, वो 3% से कम नहीं होना चाहिए। अगर फ्राइडे को हॉलीडे तो उससे एक दिन पहले का जो भी बैलेंस है उसमें आपको CRR मेंटेन करना होता है। क्या किसी किसी केस में एग्जाम किया जा सकता है? तो जैसे कुछ सेक्टर्स है, जैसे MSMEs हो गया सेक्टर, ठीक है, या फिर कुछ रेजिडेंशियल, अगर बैंकों को एक लिमिट दिया गया, इस लिमिट से ज्यादा अगर बैंक वहां पे लोन दे रहे हैं, इंक्रीमेंट क्रेडिट मतलब लिमिट से ज्यादा अगर लोन दिया जाए तो उस अमाउंट को बैंकों की NDTL से कम कर लिया जाएगा। ठीक ठीक है, तो वो बैंकों का NDTL कम हो जाएगा तो बैंकों को कम CRR मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए किया गया फ्रेंड्स क्योंकि जैसे MSME इस तरह के सेक्टर को अगर बैंक ज्यादा लोन दे रहे हैं तो बैंकों को भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना। तो इसीलिए जो है अगर ये इंक्रीमेंट प्रोविजन कर रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा इन सेक्टर्स को बैंक लगा रहे हैं वहां पे जो एक्स्ट्रा डिस्बर्समेंट कर रहे हैं तो उस डिस्बर्समेंट का फायदा बैंकों को देने के लिए ऐसा किया गया है कि अगर बैंक स्पेसिफिक सेक्टर पे कुछ ज्यादा मतलब डिस्बर्स कर रहे हैं, ज्यादा लोन दे रहे हैं, तो उस केस में जितना वो ज्यादा लोन दे रहे हैं उस अमाउंट को NDTL से माइनस कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ SLR। तो हर बैंकों को जो है SLR भी मेंटेन करना होता है जिसको बोलते हैं स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी वही है जैसे आपका CRR आप NDTL में मेंटेन करते हैं ना, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ऐसे बैंकों को SLR भी मेंटेन करना होता है। और ये एज पर सेक्शन 24, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का 24 सेक्शन में बोला गया है कि बैंकों को SLR भी मेंटेन करना रहता है। स्टार्टिंग में 2007 से पहले 2007 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया। 2007 से पहले क्या था कि मिनिमम 25% का SLR मेंटेन करना होता था, बट इसको फिर चेंज किया गया, इसको हटाया गया। ठीक है, तो अब SLR टाइम टू टाइम बताता है, उस हिसाब से मेंटेन करना होता है। और मैक्सिमम SLR जो बैंक मेंटेन करता है वो 40% ऑफ NDTL करता है। ठीक है, 40% ऑफ NDTL। ये भी सेम वैसे ही जैसे आप क्या करते हैं, जो भी आपका फोर्टनाइट आता है ना, रिपोर्टिंग फोर्टनाइट, तो उसके फ्राइडे पे आप जो NDTL का डेटा जैसे आप लोग CR का कैलकुलेशन करते थे तो सेम ऐसे यहाँ पे आपका ये SLR का भी है कि जो भी आपका सेकंड प्रीसीडिंग फोर्टनाइट आता है उसका जो फ्राइडे है उस डे पे जो आपकी NDTL की वैल्यू है उसका आपको SLR मेंटेन करना है। जैसे हमने ऊपर देखा था ना, सेम ऐसे यहाँ पे भी है। रिटर्न कैसे फाइल करता है? तो पूरे मंथ की रिटर्न बैंकों को देनी होती है RBI को। ठीक है, इसके लिए वहां पे कितना दिन का टाइम होता था रिटर्न फाइल के लिए? पूरे महीने की रिटर्न 20 डेज में फाइल। यहाँ पे भी सेम ऐसी 20 डेज की अंदर अंदर आपको RBI को रिटर्न फाइल करनी होती है। यहाँ पे आपको सारा कुछ बताना होता है कि कितनी डिमांड टाइम लायबिलिटीज आपकी है एज ऑन डेट। फिर एक और है कि मतलब कौन कौन सा फॉर्म है जिसमें आप रिटर्न RBI को सबमिट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्म 8 और फॉर्म आई, दो फॉर्म है। तो जो शेड्यूल बैंक, कमर्शियल बैंक, उन सब के लिए फॉर्म 8 है। और जो कॉर्पोरेटिव बैंक है, जो कॉर्पोरेटिव बैंक है सिर्फ उनके लिए आपका फॉर्म आई वाला है। ये वो फॉर्म है जिस फॉर्म में आप RBI को रिटर्न फाइल करते हैं। डिफॉल्ट अगर होगा तो क्या होगा? सेम ऐसे जैसे वहां पे डिफॉल्ट होता था सेम ऐसे यहाँ पे भी, अगर आप एक प्रिसीडिंग, अगर आप एक जनरली क्या होता है इसमें, आप अल्टरनेट फ्राइडे में आप रिपोर्टिंग करते हैं ना, अल्टरनेट फ्राइडे जिसको हम लोग फोर्टनाइट बोल रहे हैं। ठीक है, सैटरडे से फ्राइडे, फ्राइडे एक रिपोर्टिंग इस फ्राइडे होगी, फिर इसको स्किप करके नेक्स्ट फ्राइडे होगी। तो इस तरह से अल्टरनेट फ्राइडे का 14-14 दिन की रिपोर्टिंग की जाती है। तो अगर आप अल्टरनेट फ्राइडे में बैलेंस जो है जितना आपको मिनिमम रखने को बोला उससे आपने कम बैलेंस रखा, नहीं मेंटेन किया, तो बैंकों को पेनल्टी लगाएगा। सेम अगर फर्स्ट प्रीसीडिंग, अगर पहले अल्टरनेट फ्राइडे में आपने गलती की तो 3% अबव बैंक रेट, फिर नेक्स्ट वाले में आपने गलती की तो 5% अबव बैंक रेट, उससे अगले आपने नेक्स्ट उससे अगली तीसरी बार गलती की तो फिर जो मैनेजर है, डायरेक्टर, उस पर फाइन लगाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ और क्या किया जा सकता है कि अगर RBI को लगता है कि बैंक के पास सफिशिएंट रीजन था जिसकी वजह से वो नहीं रख पाया बैलेंस प्रॉपर, तो वो वेव भी कर सकता है, पर वो सारा RBI की मर्जी के ऊपर होगा। नेक्स्ट है असेट इन इंडिया। ठीक है, तो इसमें क्या याद रख सकते हैं फ्रेंड? आप फॉर्म याद करके जाइए कि कौन सा फॉर्म है, मैक्सिमम और मिनिमम कितना है। तो SLR का मिनिमम तो कुछ नहीं है, मैक्सिमम 40% है। CRR का ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है। और कौन से सेक्शन में SLR है? तो सेक्शन 24। ठीक है, ये बस आप याद करके जाइए, इतना ही पूछते हैं।
और रिपोर्टिंग कब कब की जाती है, तो जो प्रिसीडिंग फ्राइडे है, और सॉरी फोर्टनाइट जो फ्राइडे है उसमें रिपोर्टिंग की जाती है। लास्ट एक हेडिंग और है, असेट इन इंडिया, क्वार्टरली पोजीशन ऑफ असेट। तो ये बात भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के सेक्शन 25 में बोली गई है। बैंकों के पास असेट कितना है, असेट मतलब बैंकों के पास खुद भी कुछ वैल्यू होनी चाहिए ना, बैंक ने इतना सारा लोन दिया तो बैंकों के पास खुद असेट कितने हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बोला गया है। क्वार्टरली रिपोर्ट बैंकों को आरबीआई को देनी होती है। द असेट इन इंडिया ऑफ एवरी बैंक एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर। मान लीजिए क्वार्टर चल रहा है और लास्ट फ्राइडे, क्वार्टर का जो लास्ट फ्राइडे, उस दिन बैंकों के कितने असेट्स है, उस दिन बैंकों के कितने असेट है। अगर मान लीजिए लास्ट फ्राइडे को हॉलिडे है तो उससे एक दिन पहले कितने असेट है, तो उसकी सारी रिपोर्ट बैंकों को आरबीआई को देनी होती है। शुड नॉट बी लेस देन 75%, तो जितना भी बैंकों का एनडीटीएल है उसका 75% से कम वो नहीं होना चाहिए। नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स, डिमांड लायबिलिटीज, टाइम लायबिलिटीज, अदर लायबिलिटीज माइनस डिपॉजिट विद अदर बैंक। ठीक है, तो जो भी एनडीटीएल है उसका कम से कम 75% तक का असेट बैंकों के पास होना चाहिए। किस दिन वो देखा जाता है, लास्ट फ्राइडे। जो भी क्वार्टर है, जिस क्वार्टर का, क्योंकि ये क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है ना, तो क्वार्टर का लास्ट फ्राइडे में जो भी बैंकों के असेट की वैल्यू है वो कम से कम 25% ऑफ एनडीटीएल होना चाहिए, सॉरी 75% ऑफ एनडीटीएल होना चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर लास्ट फ्राइडे, सॉरी क्वार्टर का लास्ट वर्किंग फ्राइडे, अगर उस दिन छुट्टी है तो उससे एक दिन पहले जो भी बैंकों के पास असेट है उसकी वैल्यू कम से कम 75% ऑफ एनडीटीएल होना जरूरी है। तो बैंकों को ये रिपोर्ट कब भेजनी होती है, ये रिपोर्ट जैसे ही क्वार्टर क्लोज हो जाएगा, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ क्वार्टर। तो ये जो रिपोर्ट है जैसे ही क्वार्टर खत्म हो जाएगा, मान लीजिए मार्च क्वार्टर है तो 1 महीने का टाइम होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आप रिपोर्ट सबमिट करोगे। रिपोर्ट की जो डेट है वो वही रहेगा कि लास्ट वर्किंग फ्राइडे ऑफ क्वार्टर। ठीक है, उस डेट पे ये असेट और ये कम से कम 75% को कवर कर रहे हैं। लेकिन जो रिपोर्ट आप भेजेंगे उसका जो टाइम है 1 महीने का होता है, कि क्वार्टर क्लोज होने के बाद 1 महीने का टाइम बैंकों को मिलता है कि वो 1 महीने के अंदर वो रिपोर्ट भेज दे। फिर एक लाइन और है कि अगर जो लास्ट फ्राइडे है क्वार्टर का, अगर उस दिन हॉलीडे है तो क्या होगा, उस दिन बिजनेस डे नहीं है तो अगर वो हॉलीडे है, पब्लिक हॉलीडे है, एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है बैंकों का हॉलीडे होता है, तो उससे जो है एक दिन पहले प्रीसीडिंग वर्किंग डे, तो जिस दिन भी फ्राइडे था उससे पहले जो भी वर्किंग डे जो वैल्यू था उस दिन के हिसाब से आपको रिपोर्ट भेजनी होती है। आरआरबी बैंकों को भी यही रिपोर्ट जो है नाबार्ड को देनी होती है, जिसमें वो बताया जाता है कि कितने असेट और लायबिलिटीज हैं, और मतलब कितने असेट है उनके और वो एनडीटीएल को कितना परसेंट कवर कर रहे हैं। ठीक है, ये इसमें बताया जाता है। तो जो भी बैंकों को असेट रखने होते हैं किस फॉर्म में हो सकता है, वो बैंकों के पास कैश, गोल्ड या कोई और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, किसी भी फॉर्म में बैंक असेट रख सकता है। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में ये हो सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स आप लोगों का ये लेटर सम अप आ चुका है, और शॉर्ट में इसको रिवाइज करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग देखेंगे। सो पार्ट 3 हमने यहाँ से शुरू किया था ना, सीआरआर से, कि जो शेड्यूल बैंक है उनको एज पर सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट, और जो आपके नॉन शेड्यूल बैंक है उनको एज पर 18 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से कैश सीआरआर रखना होता है। ठीक है, अब शेड्यूल कौन से होंगे, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में आएंगे, और सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में कौन से आएंगे उसका भी लिमिट बताया, कि उनका पेड अप कैपिटल और रिजर्व कम से कम 5 लाख का होना चाहिए, और वो ऐसा कोई काम ना करे जो पब्लिक के हितों में ना हो, मतलब जनता को नुकसान ना पहुंचाए, तो इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। सीआरआर कितना है, स्टार्टिंग में इसका लिमिट था कि कम से कम 3% होना चाहिए, बट ये हटा दिया, मिनिमम मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। बैंक कितना भी, मिनिमम मैक्सिमम का कोई लिमिट इसमें नहीं है, पहले स्टार्टिंग का लिमिट हुआ करता था। फिर आरबीआई जो है टाइम टू टाइम नोटिफाई करता है, और उस हिसाब से सीआरआर बैंकों को मेंटेन करना होता है। ये कैसे होता है, फोर्टनाइट बेसिस पे, जो मतलब अल्टरनेट फ्राइडे पे रिपोर्टिंग करनी होती है। तो जो भी बैंकों के नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज होता है अल्टरनेट फ्राइडे, ठीक है, 14 दिन का जो फोर्टनाइट होता है इसको रिपोर्टिंग डे बोलते हैं। फोर्टनाइट जो रिपोर्टिंग होती है उसमें जो भी एनडीटी वैल्यू है उसका जो है बैंकों को 90% कम से कम ये मेंटेन करना होता है, जितना भी सीआरआर आरबीआई ने बताया होता है उतना। ठीक है, और अगर 90% ऑफ जो भी आपका डेली एवरेज बैलेंस है उस रिपोर्टिंग फ्राइडे का। फिर ये किस किस पे एप्लीकेबल है, शेड्यूल बैंक, आरआरबी, सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। बस आप लोग फॉर्म याद करके जाइए फ्रेंड्स कि कौन कौन सा फॉर्म है। फॉर्म ए शेड्यूल बैंक के लिए, फॉर्म बी आपके शेड्यूल कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए, और फॉर्म आई फॉर नॉन शेड्यूल कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए। और इंटरेस्ट कितना लगता है, कोई भी इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करता, आरबीआई बैंक को पे नहीं करता। पहले होता था 2006 से पहले आरबीआई बैंकों को इंटरेस्ट पे करता था, जो भी बैंक सीआरआर आरबीआई के अकाउंट में, करंट अकाउंट में मेंटेन करता था, बट अब ऐसा कोई सीन भी नहीं है। अब कोई भी जो है और नहीं इंटरेस्ट पे किया जाता। रिटर्न जैसे ही आपका महीना कंप्लीट होता है तो रिपोर्टिंग आपको भेजनी होती है आरबीआई को, और इसमें आपको बताना होता है कि आपकी डिमांड और टाइम लायबिलिटीज कितनी है। ठीक है, इसमें 2 ऑफिसर्स के साइन होने चाहिए। और
तो जैसे ही आपका फ्राइडे जो भी आपका अल्टरनेट फ्राइडे कंप्लीट हुआ तो वैसे ही आपको 7 डेज के अंदर ये रिपोर्टिंग भेजनी होती है, और पूरे महीने की रिपोर्टिंग आपको महीना खत्म होने के बाद 20 दिन के अंदर भेजनी होती है। अगर बैंक 90% से कम अगर CRR मेंटेन कर रहे हैं, जो एवरेज बैलेंस है उसका 90% से कम मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या होगा, पेनल्टी लगाई जाएगी। फर्स्ट फोर्टनाइट में आप गलती करोगे तो बैंक रेट +3, सेकंड फोर्टनाइट में मतलब नेक्स्ट फोर्टनाइट में आप गलती करोगे तो बैंक रेट +5% पेनल्टी, तीसरी बार डायरेक्टर पे ही फाइन लगेगा। और उसको फाइन भी लगाया जा सकता है, बैंक को मतलब मना भी किया जा सकता है कि अब तुम पब्लिक से डिपॉजिट नहीं लोगे, ठीक है। और जो सिविल कोर्ट के हिसाब से बैंक डिसीजन ले सकता है, और बैंक का डिसीजन जो है, सॉरी, RBI का डिसीजन सिविल कोर्ट के डिसीजन के बराबर माना जाएगा। फिर ऐसी इंसेंटिव क्या बैंकों को दिया जा सकता है? यस, दिया जा सकता है। अगर वो MSME या कुछ ऐसे सेक्टर जिसमें जरूरत से ज्यादा अगर बैंक लोन सैंक्शन कर रहा है, डिस्पोज कर रहा है, तो जितना वो ज्यादा सैंक्शन कर रहा है तो उतना उनको डिस्काउंट दिया जाएगा NDTL के लिए। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ SLR। तो SLR को एज पर सेक्शन 24 के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। स्टार्टिंग में ये कम से कम 25% होना चाहिए, फिर बाद में मॉडिफाई किया गया। अब ऐसा कोई मिनिमम का सीन नहीं है। SLR बैंक सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कैश किसी भी फॉर्म में रख सकता है, ये अपने पास या RBI के पास कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी भी उसी तरह से रिपोर्टिंग की जाती है जैसे आपकी CRR की होती है। महीना खत्म होने के बाद ये रिटर्न भी RBI के पास बैंकों को फाइल करनी होती है। इसके भी फॉर्म है, शेड्यूल बैंक उन सबका अलग से फॉर्म है, कॉर्पोरेटिव बैंक का अलग से फॉर्म है। शेड्यूल बैंक के लिए फॉर्म 8 है, कॉर्पोरेटिव बैंक के लिए फॉर्म आई है। इसमें भी वही पेनल्टी लगेगा, यस। अगर आप अपना प्रिसीडिंग वर्किंग डे जो भी आपका अल्टरनेट फ्राइडे उस डे पे प्रॉपर बैलेंस नहीं रखते, या जितना आपको SLR से आप कम अगर मेंटेन कर रहे हैं बैलेंस, तो उस केस में आपको पेनल्टी लगेगी। पहली फोर्टनाइट में गलती करोगे तो बैंक रेट +3%, नेक्स्ट टाइम गलती करोगे तो बैंक रेट +5%, उससे नेक्स्ट टाइम गलती करेंगे तो मतलब प्रॉपर जितना बोला गया SLR में उतना नहीं रखेंगे तो थर्ड टाइम में डायरेक्टर को फाइन लगेगा, पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। फिर असेट की बात की कि जो भी बैंकों के असेट और लायबिलिटी है, जो भी आपका क्वार्टर, ये आपको जो रिपोर्टिंग है वो क्वार्टरली करनी होती है, ठीक है। मतलब क्वार्टरली बेसिस पे बैंकों को बताने होते हैं कि हमने हमारी नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज इतनी है, हमने इतना इतना लोन दिया और हमारे असेट इतने हैं। कम से कम जो भी आपके NDTL है, आपके असेट कम से कम 75% होना चाहिए। यानी अगर आपने 100 रुपए का लोन दिया है तो 75 रुपए का असेट आपके पास भी होने चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 75% होना चाहिए। तो इसकी रिपोर्टिंग हर क्वार्टर में की जाती है। रिपोर्टिंग मतलब आप इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट के थ्रू RBI को बता रहे हो कि हाँ, हमने इतने असेट हमारे पास है। तो जैसे ही क्वार्टर कंप्लीट होता है, कोई क्वार्टर है मान लीजिए मार्च का आप दे रहे हैं, तो जो लास्ट आपका फ्राइडे है, जो लास्ट फ्राइडे है आपका मार्च महीने का, जो भी क्वार्टर का लास्ट फ्राइडे है, उस दिन आपके असेट की वैल्यू कितनी है, वो पूरा रिपोर्ट लिख के आप भेजते हैं। अगर फ्राइडे को हॉलीडे है तो उससे पहले वर्किंग डे का जो भी आपका डेटा है वो आपको RBI को देनी होती है, ठीक है। अगर लास्ट फ्राइडे को हॉलीडे तो उससे एक दिन पहले का जो वर्किंग डे है, उस दिन की रिपोर्टिंग आपको RBI को देनी होती है। जैसे ही क्वार्टर कंप्लीट होता है तो उसके बाद बैंकों के पास 1 महीने का टाइम होता है कि क्वार्टर खत्म हो जाने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर कितने असेट है वो सारे रिपोर्ट RBI को भेज दी जाए। वही लिखा कि अगर लास्ट फ्राइडे जो भी आपका क्वार्टर का लास्ट फ्राइडे का रिपोर्टिंग करनी होती है ना, उस डे पे असेट बताने होते हैं। अगर उस दिन हॉलीडे है तो अ, उससे एक दिन पहले जो है, जो भी आपके असेट है वो वैल्यू आपको RBI को भेजनी होती है। ऐसी RRB को भी नाबार्ड को रिपोर्ट भेजनी होती है। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो चुका है फ्रेंड्स कंप्लीट, और इसके आएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे। पहला, RBI में इशू डायरेक्शंस टू बैंकिंग कंपनी अंडर सेक्शन 21। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 का एक्ट है, BR एक्ट, उसके सेक्शन 21 में RBI बैंकों को किस चीज को लेकर डायरेक्शन दे सकता है? तो वो था फ्रेंड्स आपका लोन एंड एडवांसेस को लेके। ये मैंने आपको कहा था ना, एक बार सेक्शन को देख लेना। तो ये लोन और एडवांसेस का है सेक्शन 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सी बात इसमें से सही है? रिजर्व बैंक कैन इशू डायरेक्शन फॉर लोन एंड एडवांसेस ऑन सेक्शन 21। ये तो हमने अभी देखा ना कि 21 में वही बोला है कि लोन और एडवांसेस के हिसाब से RBI बैंकों को डायरेक्शंस दे सकता है। सेक्शन 21 किसका फ्रेंड? BR एक्ट 1949 का। तो पहली बात सही है। सेकेंड है, रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज नोन एज सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो बोल रहे हैं कि जो आप सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, ये RBI का एक टूल है, जिस टूल के हिसाब से RBI रेगुलेट करता है किसी स्पेसिफिक सेक्टर को क्रेडिट देने के लिए, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ क्रेडिट टू डिफरेंट सेक्टर, डिफरेंट या किसी स्पेसिफिक सेक्टर को लोन दे रहा बैंक, तो उसको रेगुलेट के लिए सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल को RBI यूज करता है। ये बात भी सही है। बैंक आर फ्री टू लेंड एनी अमाउंट, बोल रहे हैं डायरेक्टर्स को कुछ भी अमाउंट दे सकते हैं, बिल्कुल गलत बात है। इसके लिए प्रॉपर जो अप्रूवल लेना होता है, तो ये तीसरा गलत हो जाएगा। बैंक हैव to file a return to reserve bank regarding unclaimed deposit section 26 of banking। yes, जितना भी unclaimed deposit है 10 साल या उससे ज्यादा, वो रिपोर्ट बैंकों को RBI को देनी होती है। रिटर्न 1 महीने के अंदर अंदर फाइल करना होता है। 3 महीने के अंदर अंदर वो पैसा जो है RBI के डेफ अकाउंट में ट्रांसफर करना रहता है, ठीक है। तो डी भी आपका करेक्ट होगा फ्रेंड्स, तो A B D आपका करेक्ट है। तो फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है मिनिमम अमाउंट आउट ऑफ नेट प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू रिजर्व फंड ईच ईयर आफ्टर एडजस्टमेंट प्रोविजन बोनस टू स्टाफ। तो बोल रहे हैं जो नेट प्रॉफिट बच जाता है, नेट प्रॉफिट मतलब जो भी प्रॉफिट हुआ टोटल, उसमें से प्रोविजन बोनस टू स्टाफ सब कुछ माइनस कर दिया, उसके बाद बचता है नेट प्रॉफिट, उसका 20% बैंक 25% जो है बैंकों को रिजर्व फंड में ट्रांसफर करना होता है। पहले ये 20% हुआ करता था, बट इसको बढ़ा के अभी तो 25% कर दिया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, 25% जो है नेट प्रॉफिट का रिजर्व फंड में बैंकों को ट्रांसफर करना रहता है। 20% पहले था, लेटेस्ट आपका 25%, यानी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा, विच इज फॉल्स, कौन सी बात सही है इसमें से? ओनली शेड्यूल बैंक हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन कैश रिजर्व अंडर सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व। तो जो शेड्यूल बैंक है उनको एज पर सेक्शन 42 जो है आरबीआई एक्ट के हिसाब से शेड्यूल बैंकों को मेंटेन कर, तो शेड्यूल बैंकों को जो है सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है एज पर आरबीआई एक्ट का सेक्शन 42। ठीक है, तो ये हमने ऊपर देखा था, चैप्टर में था आपका कि सीआरआर का 42 का जो सेक्शन है उसके हिसाब से बैंकों को, शेड्यूल वाले बैंकों को सीआरआर मेंटेन करना होता है। और शेड्यूल बैंक कौन से, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट में डिफाइन थे। तो पहली वाली बात सही है। सेकंड है एवरी बैंकिंग कंपनी हैज टू मेंटेन लिक्विड, ये आपको एसएलआर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, लिक्विड एसेट आपको मेंटेन करने होते हैं एज पर सेक्शन 25 ऑफ बीआर एक्ट। ये बात बिल्कुल सही है कि सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट के हिसाब से बैंकों को क्या मेंटेन करना होता है, लिक्विड एसेट, जैसे आपका गोल्ड हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गया, कैश हो गया। ठीक है, तो सेकंड वाली बात भी सही है। तीसरा, शेयर कैपिटल और जो रिजर्व होता है बैंकों का वो नेट डिमांड और टाइम, यस फ्रेंड ये गलत है। जो बैंकों की नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी होता है ना, तो उसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व को नहीं रखा जाता, उसको एग्जन किया जाता है। इसमें आपकी डिमांड लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी, अदर लायबिलिटी होता है। देखा जाए तो बैंकों की शेयर कैपिटल बैंकों की लायबिलिटी होता है, बट इस केस में जो एनडीटीएल हम कैलकुलेट करते हैं उस केस में हम शेयर कैपिटल और जो रिजर्व है उसको लायबिलिटी के तौर पर ट्रीट नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि जो शेयर कैपिटल है वो एनडीटीएल का पार्ट है, ये गलत हो जाएगा। द कैश रिजर्व रिक्वायर्ड अंडर 42 ऑफ बीआर एक्ट विल बी मिनिमम 3%। तो पहले ये 3% हुआ करता था, बट इसको अमेंड किया गया फ्रेंड्स, तो ये 3% नहीं, अब इसका कोई लिमिट नहीं, नो मिनिमम नो मैक्सिमम लिमिट, कोई लिमिट नहीं है सीआरआर का। पहले ये था कि कम से कम 3% तो रखना ही रखना है, ऐसा करके लिमिट हुआ करता था। ठीक है, अब तो आरबीआई डिसाइड करता है ना, पहले एक सीलिंग थी कि आरबीआई जो डिसाइड करेगा, पर 3% से ऊपर ही आरबीआई डिसाइड करेगा सीआरआर कितना होना चाहिए, बट इसको अमेंड किया गया, अब कोई भी लिमिट नहीं है, नो मिनिमम नो मैक्सिमम लिमिट। आरबीआई का मर्जी जितना करेगा वो आरबीआई बताएगा, उसका 90% बैंकों को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मिनिमम या मैक्सिमम की कोई सीलिंग की बात करें, कोई सीलिंग इसमें नहीं है, ना मिनिमम का ना मैक्सिमम का। यहाँ पे बोला है 3%, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका कौन कौन सा रॉन्ग है फ्रेंड्स इसमें? आपका सी और डी, सी और डी आपका रॉन्ग है, वही पूछा था विच इज फॉल्स, तो सी और डी आपका फॉल्स है। इसके साथ ये चैप्टर आपका हो चुका है कंप्लीट। चैप्टर बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया आपका, क्योंकि 27 पेज हमें कवर करने थे ना, तो सोचे 27 पेजेस में एटलीस्ट आपका 3 वीडियो तो इसमें बन ही गया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।